हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज आपकी क्लास में सबसे महत्वपूर्ण क्लास होगी जो BA पार्ट 2 में फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए जो प्राचीन इतिहास ले रखे हैं। आज की क्लास बहुत ही बेहद और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। इसमें आपको एक एक प्रश्न आपके सम्मुख पेश किया जाएगा और जो आपके प्रश्न में के आंसर जो पेपर में पूछे जाते हैं वही प्रश्न आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो दोस्तों देर ना करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते जाइए क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपर में ही पूछे जाएंगे। और जो दोस्त हमारे नए हैं वीडियो में वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। तो इस तरीके से आप लोगों को अपना पेपर को तैयार कर रहे हैं। तो जो भी हमसे हो सकता है वो आपको मैं पूर्ण रूप से देने का प्रयास कर रहा हूँ और अच्छे से आप लोग अपना पेपर को क्लियर करिए। तो आइए चलते हैं आपकी क्लास की तरफ कि कैसे प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए जी हाँ दोस्तों, जो BA पार्ट 2 में हैं छात्र छात्र हैं उनके लिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सबसे अहम भूमिका ये रहेगी कि आपको कितने अच्छे से तैयार करना है और कैसे हमें पेपर में क्वेश्चन को लिखना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे आपका दे रखा है BA द्वितीय वर्ष प्रथम सेमेस्टर प्राचीन इतिहास प्रश्न पत्र आपका होगा भारतीय पुरातत्व के मूल तत्व खंड A। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, 50 शब्दों में आपको लिखना है। टाइम आपका पता ही है 3 घंटे का होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। इसमें आपका पहले का फर्स्ट क्वेश्चन आता है पुरातत्व क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पुरातत्व का मतलब समझिए क्या होता है। इसमें आपको पुरातत्व हेडिंग डालेंगे। इसमें लिखेंगे आप लोग हिंदी भाषा में पुरातत्व शब्द अंग्रेजी भाषा के आर्कियोलॉजी शब्द के पर्यायवाची शब्द के रूप में व्यवहार किया है में लाया जाता है। यानी कि जो पुरातत्व शब्द है हमारा वो अंग्रेजी भाषा के किसमें है, आर्कियोलॉजी शब्द के पर्यायवाची शब्द से इसमें आपको मिलता है। गार्डन चाइल्ड के अनुसार कहा गया है कि पुरातत्व सुस्पष्ट अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों के अध्ययन को कहा जाता है। और इसी में ग्राहम क्लार्क के अनुसार भी कहा गया है, यानी कि ग्राहम क्लार्क जी ने कहा है कि पुरातत्व के मानव अतीत के इतिहास की रचना के लिए पुरावशेषों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। उसके अंदर फिर आपका सेकंड क्वेश्चन आता है इसमें शतमान। शतमान क्या होता है, आप लोग लिखेंगे शतमान में कि शतमान का उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण आदि में प्राप्त होता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में तस्य त्रीणि शतमानानि हिरण्यानि दक्षिणा, यानी कि शतमान सोने का होता था। कई स्थलों में कृष्ण का उल्लेख होता है जिसके अनुसार शतमान कृष्ण निश्चित भार की धातु की मुद्राएं थी। शतमान जो है वो 100 रति यानी कि 100 रति या 100 कुशनल के बराबर होता था। डॉक्टर भंडारकर ने इसे वृत्ताकार सिक्कों को बताया गया है। इसे किसे बताया गया है, वृत्ताकार जो सिक्के होते हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे बताया है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आपका आता है थर्ड, यानी कि पहले का थर्ड नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में लिखना है उसमें आपको कि नूतन काल में परिवर्तन के फलस्वरूप, यानी कि नूतन काल के परिवर्तन के फलस्वरूप मानव के जीवन पद्धति में परिवर्तन आया और जिस नई संस्कृति का विचार हुआ उसे हम नवपाषाण काल कहते हैं। नवपाषाणी काल में जिसे कृषि, कर्म, पशुपालन या मृदभांड काल के विकास ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए, उनका बीजारोपण मध्यपाषाण कालीन में होने लगा था, किंतु उनका वास्तविक विकास जो है वो नवपाषाण काल में ही हुआ है, जिसके बाद ग्राम्य संस्कृतियों का विकास हुआ। तो ये आपका होता है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल को आपको समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद में फिर आपका चौथा क्वेश्चन आता है इसमें लेखन कला, यानी लेखन कला की प्राचीनता। इसमें आपको लिखना है कि प्राचीन कला में लेखन कला की प्राचीनता के संबंध में 2 प्रकार की विचारधाराएं हैं। पहली विचारधारा इसमें आपकी आती है मैक्स मूलर जी के अनुसार कि पाणिनि की अष्टाध्यायी में एक ऐसा शब्द नहीं है जो लेखन के अस्तित्व को प्रमाणित कर सके। उन्होंने लेखन
को चतुर्थ शताब्दी ईस्वी में पूर्व का परवर्ती काल माना है। इसी में फिर दूसरा आपका आता है, बर्नेल जी ने कहा है कि भारतीयों ने फिनीसिया निवासियों से लेखन कला का ज्ञान प्राप्त किया है। तो ये आपका लेखन कला की प्राचीनता के अंतर्गत आता है। फिर पांचवा क्वेश्चन आपका आता है अभिलेखों के प्रकार। अब अभिलेख के प्रकार कौन कौन से हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है। आंसर में लिखेंगे आप कि प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में अभिलेखों का विशेष महत्व है। सुविधा की दृष्टि से अभिलेखों की निम्नलिखित प्रकार में विभाजित किया जाता है। पहला तो आपका आता है व्यापारिक लेख, दूसरा आपका आता है तंत्रिक लेख अभिलेख आता है, फिर तीसरा आपका आता है धार्मिक और शिक्षात्मक अभिलेख, चौथा शासन संबंधी अभिलेख, पांचवा आपका आ जाएगा प्रशस्ति परक अभिलेख, छठा पूजा या समर्पण परक अभिलेख, सातवां आपका आएगा दान संबंधी अभिलेख और आठवां आपका आएगा इसमें स्मारकीय अभिलेख और साहित्य अभिलेख। तो ये इसके अंतर्गत आते हैं अभिलेखों के प्रकार में। उसके बाद फिर आपका छठा क्वेश्चन है कि पुरातत्व संबंधी विभाजन, यानी कि पुरातत्व संबंधी विभाजन में आपको इसमें लिखना है। अब इसमें आपको लिखना है पुरातत्व संबंधी विभाजन में पुरातत्व को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पुरातत्व को आपको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका आता है इसमें अभिलेख, दूसरा आपका आता है इसमें सिक्के और तीसरा आपका आता है स्मारक। इतिहास के अध्ययन में मूलभूत साक्ष्य के रूप में अभिलेखों का स्थान अग्रगण्य है। इसी प्रकार सिक्कों में से धार्मिक मतों एवं राजनीतिक स्थितियों को जानकारी तथा स्मारकों में प्राचीन मंदिर, भवन, विहार, गुफाएं, स्तंभ, मूर्तियां, शिल्पादि आदि की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद फिर आपका आता है उसके बाद में फिर आपका आता है 7वां नंबर, क्योंकि लोथल की गोदी बाड़ा। लोथल की जो गोदी बाड़ा है उसे क्या कहते हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझना है। गोदी बाड़ा का मतलब क्या होता है, इसमें लिखेंगे आप लोग लोथल की जो गोदी, यानी इसको हम कहते हैं डाकयार्ड या विशिष्ट प्रकार के भवन था। इसे हम कहेंगे क्या, जो गोदी बाड़ा है इसे हम विशिष्ट प्रकार का भवन कहेंगे या डाकयार्ड बोलते हैं इसको हम सिंपल भाषा में। यह 48.5 मीटर लंबा, 42.5 मीटर चौड़ा था, 3.5 मीटर ऊंचा था। यह कच्ची ईंटों के चबूतरों से बना था। इस भवन की बनावट शतरंजों के खानों की तरह थी। यहाँ कच्ची ईंटों की 12 चौकार तथा ऊंचे चबूतरे मिले जो 4-4 और 3-3 पंक्तियों में विभाजित हैं। इनके बीच में लंबी लंबी गलियां भी हैं। तो इसे हम कहते हैं लोथल की गोदी बाड़ा। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 8वां नंबर आपका आता है रजत सिक्के। रजत सिक्के क्या हैं इसमें, रजत सिक्के में लिखेंगे जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने मलबा, गुजरात तथा काठियावाड़ को जीत लिया, तब उसने देखा कि उनकी प्रजा चांदी के अर्धद्रम सिक्के का प्रयोग करती थी। अतएव पश्चिमी भारत में उसे उसी तरह के चांदी के लोकप्रिय सिक्कों को प्रचलित करना पड़ा जैसा वहाँ क्षत्रप शासक प्रयोग करते थे। तो ये आपका होता है रजत सिक्के। इसी को रजत के अनुसार यहाँ पे आपको बनाया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 9वां नंबर, उत्तर वैदिक युगीन सिक्के, यानी उत्तर वैदिक जो युगीन के सिक्के थे उसको यहाँ पे लिखना है। इसमें आपको लिखना होगा कि उत्तर वैदिक युग में मुद्राओं के अस्तित्व का उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु निष्क, शतमान, पाद और कृष्णल का उल्लेख अवश्य मिल जाता है। निष्क का उल्लेख पंचविंश ब्राह्मण से मिलता है और शतमान दक्षिणा के रूप में सुवर्ण का उल्लेख है। कृष्णल रत्ती को कहते हैं और पाद को उल्लेख दान का प्रसंग में मिलता है। तो ये उत्तर वैदिक युगीन कालीन सिक्के आते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हड़प्पा, 10वां क्वेश्चन है सेक्शन ए का, हड़प्पा संस्कृति का निर्माता। और सेक्शन ए का सबसे बढ़िया क्वेश्चन और सबसे लाजवाब और लास्ट क्वेश्चन आपका इसमें है हड़प्पा संस्कृति के निर्माता। अब इसमें लिखेंगे आप लोग इस संबंध में 3 मत हैं, यानी कि हड़प्पा संस्कृति में इस संबंध में 3 मत हैं।
प्रथम मत आपका आता है इसमें कि लक्ष्मण स्वरूप वत्स ने आर्यों को सिंधु सभ्यता का निर्माता माना है, और द्वितीय में गार्डन चाइल्ड ने सुमेरियों को सिंधु सभ्यता का निर्माता माना है, और तीसरे मत में जॉन मार्शल ने द्रविड़ों को सिंधु सभ्यता का निर्माता माना है। इसमें डॉक्टर बिमल चंद पांडे का मत है कि भूमध्य सागरीय सिंधु प्रदेश में सबसे अधिक बहुसंख्यक में थी और इसी जाति ने सबसे अधिक योगदान दिया। तो इस तरीके से अलग अलग निर्माताओं के लिए अलग अलग मत प्रदान किए गए हैं। फिर उसके बाद में आपका सेक्शन सी आपका क्लियर हुआ। सेक्शन ए से आपके 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन मैंने आपको एक एक करके बता दिया। इसमें आपको जो नहीं समझ में आया दोबारा आप लोग वीडियो को देखिए और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। खंड बा में आपका यानी कि खंड बा आपका दूसरा सेक्शन आ गया। सेक्शन बी की बात करें तो इसमें केवल 5 प्रश्न अनिवार्य हैं, उसका में इसको 200 शब्दों में लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है कि भारत में मध्य पाषाणकालीन संस्कृति की विशेषताएं बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये है आपका। इसमें आपको लिखना होगा, इसमें आपको लिखना है कि मध्य पाषाण युग में मनुष्य आखेटक था। वह छोटी छोटी पहाड़ियों पर निवास करता था और कंदमूल फल शिकार में उदर पूर्ति करता था। इस काल में भी मानव ने अपनी समस्त प्रतिभा को प्रशस्त हथियार बनाने में लगाए रखा और भोजन सुरक्षा 2 उद्देश्यों की पूर्ति हथियारों के माध्यम से ही हो सकती थी, परंतु उसकी सौंदर्य चेतना और कला प्रियता निरंतर विकसित हो रही थी। अतः इस काल के औजार कला की दृष्टि जो है वो पूर्व पाषाण काल से अधिक सुंदर और सुडौल प्रतीत होती है। इस काल में अधिकांश उपकरण आपको फलक पर निर्मित है और इस काल में हथियार का लघु आकार देने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। ऐसे उपकरणों को लघु उपकरण कहते हैं जिनको प्रयोग करने के लिए किसी हत्थे यानी कि हत्थे की बात करें तो हैंडल का प्रयोग करते हैं, और क्योंकि ये इतने छोटे होने के बिना किसी सहायता के इनका उपयोग नहीं हो सकता। ये उपकरण जिसे कहते हैं पालिसम यानी अगाटा, गोमेद, स्फटिक यानी कि क्वार्ट्ज कहते हैं, चकमक यानी फ्लिंट कहते हैं आदि पत्थरों से निर्मित इस काल का जो प्रमुख उपकरण है वो स्क्रैपर है। इसके अतिरिक्त छिद्रक हो गया यानी कि बोरेल, ब्लेड तथा ब्यूरिन आदि भी उपलब्ध हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन के युग पाषाणोपकरण साबरमती में नर्मदा और गोदावरी की घाटियों में पाए जाते हैं। गोदावरी की घाटी से कुछ मृदभांड भी पाए गए हैं जो अत्यंत भौड़े और हाथ से बने प्रतीत होते हैं। उसके बाद में फिर आपका तीसरा क्वेश्चन आता है इसमें कि भारतीय पुरातत्व के विकास में कनिंघम युग का महत्व लिखिए। अब इसमें लिखना है आपको भारत में पुरातत्व की जो प्रगति का शासकीय स्तर पर यह प्रथम प्रयास था। इस काल में 1861 से 1902 को कनिंघम युग कहा जाता है। किसमें 1861 ईस्वी से 1902 ईस्वी को तक को हम कनिंघम युग कहा जाता है। 46 वर्षीय कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेयर नियुक्ति किया गया, जिसने 1861 से लेकर 1865 के मध्य में गया जिले से लेकर पश्चिम में सिंधु तक तथा उत्तर के कालसी यानी देहरादून से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मध्यवर्ती क्षेत्रों के प्राचीन स्थलों की यात्रा एवं स्मारकों का सर्वेक्षण किया और ऐतिहासिक महत्व की आख्याएँ प्रस्तुत की। लेकिन कनिंघम को अपना यह महत्वपूर्ण कार्य 1866 ईस्वी में अचानक बंद करना पड़ा, क्योंकि इसी वर्ष पुरातत्व विभाग के समाप्त कर दिया गया था। 1870 में कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नाम से गठित एवं स्वतंत्र विभाग के महानिदेशक नियुक्त किया। इन्होंने 1871 ईस्वी में कार्यभार संभाला और 1873 से 77 के मध्य अपना समय कनिंघम ने संयुक्त प्रांत जिसे हम बोलते हैं, पहले यूपी का नाम संयुक्त प्रांत होता था, यानी कि उत्तर प्रदेश को हम क्या बोलते हैं संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत बुंदेलखंड एवं मालवा के क्षेत्रों में सर्वेक्षण में व्यतीत किया और इसी दौरान आपको यानी कि भरहुत नामक स्तूप की खोज की। 1878 ईस्वी में तक्षशिला के टीले में प्राक सिकंदर काल के भारतीय सिक्कों का एक मृदभांड प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इसी प्रकार
1880 यानी कि 1880 से 81 में बोध गया मंदिर तथा 1882 से 85 के मध्य राजपुताना, बुंदेलखंड एवं रीवा के क्षेत्रों में अनेक ऐतिहासिक स्थलों की जांच पड़ताल की और 1872 ईस्वी में जेम्स बर्गेस ने इंडियन एंटीक्वेरी नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया और कनिंघम के समय के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ताओं ने जॉर्ज बुलर, फ्लीट, एल राइस, डी.आर. भंडारकर, भगवान लाल इंद्रजीत तथा हुल्स के नाम उल्लेखनीय हैं। 1877 ईस्वी में कनिंघम की योजना के अनुरूप कर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम का पहला भाग प्रकाशित हुआ और 1888 ईस्वी में कार्पस का जिल्द 3 का प्रकाशन फ्लीट के निर्देशन में संपादित हुआ। 18 वर्षों के सक्रिय एवं अविराम सेवा के बाद कनिंघम ने 1885 ईस्वी में सेवानिवृत्त हो गए। तो इस तरीके से आपका जो कनिंघम युग थे, कनिंघम युग कहा जाता है, इसके महत्व आपको यहाँ पे एक पॉइंट के अनुसार हमने आपको बताया। चौथा क्वेश्चन आपका आता है इसमें कि तिरमापी क्या है, इसके महत्व को लिखिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका है। तिरमापी से आप क्या समझते हैं? अब इसमें आपको लिखना है तिरमापी पुरातात्विक उत्खनन में विभिन्न स्तरों से प्राप्त होने वाले पुरावशेषों का अत्यंत सावधानी के साथ लेखा जोखा तैयार करना बहुत आवश्यक होता है। इस प्रकार की विवरण साइट नोटबुक के प्रतिदिन अंकित किया जाता था। नोटबुक के प्रथम स्तंभ में पूरा स्थल का नाम एवं प्राप्त पूरा अवशेष का क्रमांक अंकित किया जाता है। व्हीलर ने प्रथम स्तंभ में अंकित क्रम संख्या को एक त्रिभुज में घेर देने के परंपरा का प्रचलन किया था। दूसरे खाने में पूरा अवशेष का परिमाप अंकित किया जाता है और यह स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उत्खनन के विवरण का यही स्तंभ सारांश होता है। पुरावशेषों की त्रिविमी यानी कि तिरमापी माप ली जाती है और यह माप निम्नलिखित प्रकार से ली जाती है, तो इसे तिरमापी कहते हैं। पहला आपका आता है इसमें लंबवत माप। इस प्रकार की माप पुरावशेषों के प्रति स्थान के निकटतम खूंटी से दूसरी खूंटी को लंबवत दूरी की माप ली जाती है और जैसे यदि पुरावशेष की नंबर खूंटी से 5 मीटर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त हो तो उसे हम वस्तुतः 5 नंबर वाली खूंटी से मापा जाएगा। दूसरा आपका आता है बहुर्मुखी माप, यानी यह माप आधार रेखा से ली जाती है। तो पहले आपको लंबवत रेखा बनाया, फिर आपको आधार रेखा बताया। इसमें आपका आता है बहुर्मुखी में, ये आपका बहुर्मुखी होता है जिसमें आपका ना कि खाई के वास्तविक पार्श्व में किसी नंबर के एक निश्चित खूंटी से खाई की ओर दिशा में पुरावशेष की दूरी की माप को बहुर्मुखी माप कहते हैं। उसका फिर तीसरा आपका आता है इसमें अधोमुखी माप और यह माप आधार रेखा से पूरा अवशेष के प्राप्त स्थान की खड़ी गहराई को मापते हैं, जैसे आपका ये आता है। तो यह माप फीते या डंडे और सहाउल तथा गुनिया का समकोण भुजा की सहायता से ली जाती है। किसके साथ है ये? आपको इसके आपके माप के फीते या डंडे और सहाउल तथा गुनिया के समकोण भुजा से ली जाती थी। तो ये आपका आ जाता है क्या? तिरमापी माप क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था आपका। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, पांचवा क्वेश्चन आपका है मुद्रा की प्राचीनता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मुद्रा की जो प्राचीनता है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। इसमें आपका आएगा कि वैदिक, पांचवा क्वेश्चन आपका है, 5वें नंबर पे क्वेश्चन आएगा आपका कि वैदिक युग में कृष्णल, सुवर्ण, शतमान व निष्क का उल्लेख मिलता है। परवर्ती काल में ये सिक्कों के नाम से प्रचलित थे। इस युग में लोग स्वर्ण एवं धातुओं से परिचित थे, लेकिन रजत का उल्लेख नहीं मिलता। उत्तर वैदिक में मुद्राओं के अस्तित्व का उल्लेख नहीं मिलता, परंतु निष्क, शतमान, सुवर्ण और पाद और कृष्णल का उल्लेख मिलता है। उसका नाम आपका निष्क में पंचविश ब्राह्मण के वार्त्यों के प्रसंग में रजत निष्क का प्रयोग है और सुवर्ण निष्क का वर्णन गोपथ ब्राह्मण में मिलता है। उद्यालक अरुण ने यह घोषणा की थी कि जो उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा उसे हम निष्क देंगे। दूसरा आपका आता है शतमान। तत्कालीन युग में शतमान दक्षिणा के रूप में प्रयुक्त होता था। राजसूय यज्ञ के अवसर पर रथ दौड़ में रथ के पहिए में 2 शतमान बांधे जाते थे, जो बाद में दक्षिणा में दिए जाते थे। और फिर सुवर्ण आपका आता है
कि परवर्ती युग में सुवर्ण 80 रत्ती या 144 ग्रेन का सिक्का था। कितने ग्रेन का? 144 ग्रेन का, या जिसे हम रत्ती 80 रत्ती के बराबर होता है। और फिर आपका आता है पाद। उत्तर वैदिक युग में पाद का उल्लेख है और बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि राजा जनक ने दान के समय गाय की सींग में 100 पाद बंधवाए थे। यानी कि पतंजलि ने भी पाद निष्क या निष्क का उल्लेख किया है। इससे प्रतीत होता है कि उत्तर वैदिक युग में निष्क, सुवर्ण, शतमान एवं पाद का उल्लेख दान के प्रसंग में है, ना कि क्रय विक्रय के प्रसंग में। फिर उसके बाद शूद्र एवं मौर्य युग। शूद्र काल तक आते आते निश्चित रूप से सिक्कों का प्रचलन का उल्लेख मिलने लगता है और अष्टाध्यायी में निष्क या सुवर्ण के संबंध में अनेक प्रसंग मिलते हैं जिन्हें क्रय विक्रय के रूप में प्रयोग किया जाता था। महाभारत में 100 या 1000 निष्क धन रखने वालों को वर्णन है। मनु ने निष्क का 4 सुवर्ण की 320 रत्ती का माना जाता था और शतमान का उल्लेख क्रय विक्रय के रूप में प्रयुक्त होता था। तो ये आपका आता है जो मुद्रा थी, ये मुद्राएं थी आपका, यानी कि जो 4 या 4-5 मुद्राएं थी आपके, 4-5 मुद्राएं आपका आता है निष्क, शतमान, सुवर्ण, पाद और तो ये आपके आते हैं मुद्राएं। अब आपका छठा आता है आहत मुद्राओं। आपका छठा क्या आता है? आहत मुद्राओं के प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका ये भी है। आहत मुद्राओं की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? आंसर में आपको लिखना होगा इसमें आपका कि आहत मुद्रा की संज्ञा का प्रयोग प्रायः उन प्राचीन भारतीय सिक्कों के लिए व्यवहार में प्रयुक्त किया जाता है जो वास्तव में विभिन्न प्रकारों, माप और तौल के धातु के व्यवहार में प्रस्तुत किया जाता है। जो वास्तव में विभिन्न प्रकारों, माप और तौल के धातु के टुकड़े में हैं और जिन पर एक या अधिक प्रतीक चिन्ह मुद्रित है। इन सिक्कों के परीक्षण से मुद्रा शास्त्रियों ने निष्कर्ष निकाला है कि धातु को खूब गर्म करके, जो धातु होता है उसे खूब गर्म करते हैं और गर्म करके उसे पीटकर एक निश्चित आकार कर दिया जाता था। लेकिन तदंतर उस पर मुद्रा चिन्ह अंकित किया जाता है और 1835 ईस्वी में प्रिंसेप महोदय ने अनेक निर्माण तकनीकी के आधार पर इनकी पंच मार्ग ठप्पे से निशान बनाना की संज्ञा में विस्तृत किया है और ये सिक्के प्रायः चांदी के हैं, यद्यपि इनमें कुछ तांबे के सिक्के भी हैं। पाटलिपुत्र के उत्खनन में परिणाम स्वरूप तांबे की आहत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। चांदी की आहत मुद्राओं के साथ साथ कहीं कहीं ऐसे प्रतीक चिन्ह युक्त तथा अनुत्कीर्ण ढीले हुए तांबे के सिक्के भी पाए गए हैं। आहत सिक्के भारत के ज्ञात उपलब्ध प्राचीनतम सिक्के हैं। सामान्यतः सिक्कों की तौल 52 रत्ती के बराबर है, परंतु भार टीले से प्राप्त सिक्कों की जो 32 रत्ती, यानी कि जो सोने में आप लोग देखते हो रत्ती होता है, 1 रत्ती 2 रत्ती, तो इसी तरीके से यहाँ पे 32 रत्ती का एक सिक्का बनाया जाता है। जो चांदी के आहत सिक्के यानी कि 56 रत्ती तौल के हैं, जो आपके चांदी के 56 रत्ती तौल के होते हैं। मौर्य के काल में इन आहत मुद्राओं का प्रचलन था। उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 7वां नंबर कि समुद्रगुप्त की स्वर्ण मुद्राओं पर प्रकाश डालिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी आपका है। अब इसमें आपको लिखना है 7वें नंबर में कि समुद्रगुप्त जो स्वर्ण मुद्रा है उस पर, इसमें लिखना है आपको कि समुद्रगुप्त ने अनेक प्रकार के सिक्कों का प्रचलन कराया, जिनमें दंडधारी, धनुर्धारी, अश्वमेध प्रकार, व्याघ्र, निहंता, बीड़ाधारी प्रमुख हैं। दंडधारी सिक्के के अग्रभाग पर राजा बाईं ओर खड़ा है और उनके कान में कुंडल, छाती पर हार और हाथ में कड़ा है। वह चिपकी चोटी, कोट तथा पतलून पहने हैं। बाएं हाथ में ध्वज और दाहिने हाथ में बेदी पर हवन डाल रहा है। बेदी के पीछे गरुड़ध्वज है और मुद्रा लेख लंबवत समुद्र तथा कुछ मुद्राओं के दंड के बाहर गुप्त लिखा है। फिर वर्तुलाकार मुद्र लेखक समरसत वितत विजयो जितरूप जीत दिवम जयते। ये पृष्ठ भाग पर प्रभामंडल युक्त लक्ष्मी सिंहासन पर बैठी, जिनके पैर सुंदर रीत से बनाए गए हैं। मुद्रा लेखन परिक्रमा अंकित है।
धनुर्धारी प्रकार के लिए सिक्के पर राजा प्रभामंडल युक्त दंडधारी प्रकार की तरह वस्त्र धारण किए हैं। दाएं हाथ में धनुष और दाहिने हाथ में बाण अथवा वेदी पर हवन छोड़ता हुआ मुद्रालेख और अप्रतिरत विजयलक्ष्मी सचरता इसमें आपको प्रचलित होता है। पृष्ठभाग में चौकी पर बैठी लक्ष्मी, बाएं हाथ पर कनुर्कोपिया, दाहिने हाथ में आपको पाश, बाईं और चिन्ह मुद्रालेख अति प्रस्था। तो ये धनुर्धारी प्रकार के जो आपको सिक्के मिलते थे उसमें, तो ये सारी चीज़ें उसमें आपको देखने को मिलती हैं। पशुधारी सिक्के के अग्रभाग में राजा तलवार धारण किए हैं और दाहिना हाथ पर कमर आश्रित और बाएं हाथ में परशु, यानी कि मुद्रालेख में कृतांत का परशु धारण करने वाला अचेय राजों को जीतने वाला है। पृष्ठभाग में जो लिखा है मुद्रालेखन में वो कृतांत परशु अश्वमेघ प्रकार के सिक्के पर अग्रभाग में राजाधिराज पृथ्वीवीम जीत्वा दिवम जत्यात बीजमिधे तथा पृष्ठभाग में मुद्रालेख में जो आपका आता है वो अश्वमेध पराक्रमः शक्तिशाली राजा जो अश्वमेध यज्ञ कर सकता है। और इसी प्रकार व्याघ्र निहंता में व्याघ्र को पैर से कुचलते हुए लेख व्याघ्र परिक्रमा तथा बीड़ाधारी सिक्कों पर महाराजा धीराज श्री समुद्रगुप्त अंकित है। तो ये समुद्रगुप्त का जो स्वर्ण मुद्राएं थी वो किस कौन कौन से में प्रचलित थी, ये चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं देखने को। इसमें आपको दंडधारी आपका आता है धनुर्धारी, अश्वमेघ और व्याघ्र निहंता बीड़ाधारी, ये चारों पांचों आपको इसमें मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से इन्होंने अपना सिक्का कहाँ कहाँ पे अर्जित किया है और किस तरीके से इन्होंने अपना सिक्के को बनवाया है। तो इस तरीके से आपका सेक्शन बी क्लियर हो गया। सेक्शन बी की मैंने आपको सारे क्वेश्चन एक एक करके बता दिए। उसके बाद आप सेक्शन सी की ओर रुख करते हैं। सेक्शन सी में आपका था केवल 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर लिखना है वो 5 शब्दों में लिखना है आपको। 8वां क्वेश्चन है इसमें आपका कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, इसके अध्ययन क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। 9वां क्वेश्चन आपका आता है कि पुरा स्थलों की खोज की मुख्य विधियों का वर्णन लिखिए। फिर 10वां क्वेश्चन आपका था कि हस्तिनापुर के उत्खनन के परिणामों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। 11वां क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में मुद्रा की प्राचीनता की विवेचना कीजिए। तो इस तरीके से मैंने आपको सारे क्वेश्चन एक एक करके आपको क्लियर किया। इसमें से आपको ये 2-2 क्वेश्चन करके मैं आपको अलग से वीडियो बना देंगे, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से आप लोग तैयार भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये वीडियो यहीं तक मैं आपको क्लियर किया। और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ अगली वीडियो में ज़रूर उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।